हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग 62nd क्लास। और अगर अभी के पेपरों को लगाया जाए तो 22 अगस्त का पेपर जो है आज हमें डिस्कस करना है। दो पेपर यानी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 21 अगस्त के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेक श्योर देख लीजिए, और इनमें से भी जो जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज PYQs से इन्फॉर्मेशन निकाल के भी आपका जो है वो पेपर सोल्व हो सकता है, सिर्फ PYQs से भी। सो PYQs से स्टिक करके रहना है, लिमिटेड कंटेंट से तैयारी कीजिए एंड अपने फिर जनवरी के एग्जाम दे के आइए। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। UGC नेट पेपर 1 है ये। PYQs हम कवर कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पेपर 2 कोई भी हो। ओके, 50 क्वेश्चंस इसमें हम कवर करने वाले हैं। 22 अगस्त को अडल्ट एजुकेशन, होम साइंस ये वाले एग्जाम हुए थे, बट शिफ्ट 1 की अगर हम बात करें तो इनका पेपर सेम रहेगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं बस। ओके, तो शिफ्ट 1 का पेपर आपके सामने है। सबसे पहले ऑब्वियसली DI, जिससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डरते हैं। ठीक है, सो डाटा इंटरप्रिटेशन की जगह डरना इंटरप्रिटेशन चल रहा है, कौन डरेगा कौन नहीं। तो डरना नहीं है, आप देखिए ना, पैटर्न देखिए, जितने भी PYQs हैं उनमें कोई अलग लेवल का सडनली अलग से नहीं आ रहा है। आपका DI सेम सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तरीका बदल देते हैं, थोड़ी टेबल बदल दी, बट मतलब तो वही है ना, चीजें तो वही निकालनी है। ओके, तो आपको ये भी इजी लगेगा, आप एक बार देखिएगा, परसेंटेज वाला ही है। ओके, फॉलोइंग टेबल शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने 5 डिफरेंट गेम्स में एनरोल किया है, बास्केटबॉल, सोकर, देन आपका ये बैडमिंटन, क्रिकेट एंड टेनिस 2022-23 सेशन में। टोटल स्टूडेंट्स 6000 हैं, उस 6000 में से 3500 गर्ल्स हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, 6000 में से अगर मैं 3500 माइनस कर दूंगी तो कितने बॉयज आ जाएंगे? 5। यहाँ 4 में से 3 गए, नहीं 5 में से 3 गए 2, 2500। तो 2500 बॉयज हैं, 3500 लड़कियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर ऑफ बॉयज हु एनरोल्ड इन क्रिकेट इज अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन बैडमिंटन। सो बैडमिंटन में एनरोल्ड हैं 14%, 14% मतलब 6000 का 14%। ओके, अब इसमें से और जो क्रिकेट में एनरोल्ड हैं वो देखने हैं हमें। ये क्रिकेट में टोटल बच्चे एनरोल्ड हैं, ये गर्ल्स हैं, और यहां से फिर हमें बॉयज निकालने। ठीक है जी, यानी 14 टोटल परसेंट, तो 14% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000 का 14 छिकी 84, 840, यानी 14% आ गया, 840 बच्चे टोटल। ओके, और पूछा क्या है? नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने क्रिकेट में एनरोल किया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने क्रिकेट में एनरोल किया है? 29%। किसका? 6000 का। 20 से 20 कट 0, 6 नीम 54, 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, यानी 1740 बच्चे टोटल क्रिकेट में हैं। इसमें से लड़कियां कितनी हैं? 20% ऑफ 3500। ठीक है, 3500 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, 35 दूनी 70 और एक और 0। ठीक है, तो 700, यानी 1740 में से 700 लड़कियां हैं। लड़के कितने होंगे? 1740 में से 700 माइनस कर दीजिए, 1040 आ गई जी। ठीक है, यानी 3 नंबर अपने पास आ गए हैं। देखा जाए तो टेक्निकली मैं इनको आराम से रब कर देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। ओके, यही चीज समझनी थी अपने को। हाँ, ठीक है, सो ये देखो, नंबर ऑफ बॉयज हु एनरोल्ड इन क्रिकेट, द नंबर ऑफ बॉयज हु एनरोल्ड इन क्रिकेट आर 1040। अब वो अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंट ज्यादा हैं बैडमिंटन में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो बैडमिंटन में टोटल स्टूडेंट्स 840 हैं, तो कितने ज्यादा हो गए ये बैडमिंटन वालों से? 200। ठीक है, यानी 200 ज्यादा है, बट हमें परसेंटेज निकालनी है, तो 200 निकालना है, किससे ज्यादा है? 840 से ज्यादा है, इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट, 2000 डिवाइड बाई 84, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कट आउट करेंगे, 500 डिवाइड बाई 21 तक आ जाएगा, एंड आप इसको सोल्व करके 23.81 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, आंसर हमारा 23.81 आ जाएगा।
जब बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये मोर देन परसेंटेज वाला कैसे निकालना है। तो परसेंटेज निकालनी, देखो इसमें ये तो बता दिया कि क्रिकेट में ज्यादा बच्चे हैं, कितने ज्यादा हैं, 200 ज्यादा हैं। वो कैसे पता चलेगा? क्रिकेट में जो लड़के हैं उनका और बैडमिंटन में जो टोटल है उनका माइनस करके। अब वो माइनस करने के बाद 200 ज्यादा है, बट किससे ज्यादा है? 840 से ज्यादा है। तब जाके हम मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, तो ये हमारा आंसर 23.81, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 23.809 आएगा। तो हम इस आंसर के साथ जा सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज हु एनरोल्ड इन सोकर, ये है सोकर, ये परसेंटेज टोटल की, ये गर्ल्स की, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालने पड़ेंगे। इज इतने परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु एनरोल्ड इन ऑल द 5 स्पोर्ट्स, तो 5 के 5 में कितने हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स 6000 हैं, 300 ये इसमें 3500 लड़कियां हैं और 2500 लड़के हैं। तो टोटल एनरोल्ड बॉयज कितने हैं? 2500। निकालना किसका है? सोकर का। सोकर में बॉयज निकालने हैं, यानी कि ये 21% निकाल के इसमें से 28% ऑफ 3500 माइनस कर दूंगी मैं। तो 6000 का 21% निकालना है जी। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 1260 आ गए सोकर में। ठीक है, 28% निकालना है मुझे 3500 का। 28% 3500 का, 2 0 से 2 0 कट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आ जाएगा। ओके, 1260 में से 1280 गई ना, सॉरी 1260 में से 980। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are enrolled in soccer in it is इतने परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज who are enrolled in 5 sports। ओके, ज्यादा नहीं पूछा हमसे तो हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये 2 डिजिट आप याद रखिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चल जाएगा कि हमसे पूछा है कि 2500 का कितना परसेंटेज है वो कौन। अच्छा ओके ठीक है, देखो ये क्या आ गया अपना 1260, 980 तो लड़कियां है ना, हमें तो लड़के निकालने हैं ना, तो माइनस करेंगे ना ऑब्वियसली। तो आंसर हमारा 280 बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, तो सोकर में जो बॉयज हैं वो 280 हैं, टोटल बॉयज हैं वो 2500 हैं। अब मेरे को निकालना है कि ये 2500 का कितना परसेंटेज है? 280। ठीक है, तो मैं इसे निकाल सकती हूँ। 280 इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ 2500, राइट। 2 0 से 2 0 कट, यानी x क्या आ जाएगा? 280 डिवाइड बाय 25, 5 5 25, 5 5 25, 26 28 3, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 11.2% है जी। आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, क्लियर, इजी था। हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सोकर एंड टेनिस टुगेदर, तो अभी अभी सोकर के तो हमने निकाल लेते, देखा जाए तो 280 बॉयज हैं। सेम तरीके से हम टेनिस के निकाल लेंगे। टेनिस के कैसे निकालेंगे? टोटल कितने हैं? 20%, यानी 6000 का 20% निकाल लीजिए। 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0, 1200। ठीक है, टोटल है 1200। इस 1200 में से गर्ल्स कितनी हैं? 3500। 3500 में से 22% निकालेंगे, तो 22% यानी 22% इंटू 3500। 2 0 से 2 0 कट, 5 दूनी 35 दूनी 70, 7 35 दूनी 70 और 7 77, 770 गर्ल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इस 1200 में से 770 माइनस कर दूं तो बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, तो 1200 में से 770 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? 0 3 4, 430 आ जाएगा। ठीक है, यानी टेनिस में बॉयज हैं 430, सोकर में बॉयज हैं 280। अभी अभी निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, टोटल कर देंगे। टोटल ही तो पूछा है ना, कितना आ गया? 0 8 9 10 11, 4 और 2 6 और 1 7, 710 आ गए जी इन दोनों को जोड़ के टोटल बॉयज। आंसर कौन सा आ गया? आंसर फोर्थ आ गया। इजी, परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, प्लस आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, दैट्स इट। What is the number of boys who are enrolled in game basketball? ये है बास्केटबॉल, ये 16% टोटल है, 14% लड़कियां हैं 3500 का। तो ये देखो 16%, 6000 का, 2 0 से 2 2 0 कट, 6 6 36, 3 6 6 7 8 9, 16 6 96, 960 टोटल है बास्केटबॉल में। 14% निकाल लीजिए 3500 का, उतनी लड़कियां हैं,
2 0 से 2 0 कट, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 490। तो 960 में से 490 माइनस कर दीजिए, 0 7 और 4, 470 आंसर आ गया फोर्थ। ठीक है, इजी है, परसेंटेज ही निकालनी है और माइनस करना है, बस एक बार आपको पैटर्न समझ आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन गेम ऑफ टेनिस। अब बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस निकालना है टेनिस में। ठीक है, टेनिस में अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था कि टोटल जो है वो 1200 हैं पिछले में ही, इसीलिए अगर आप फेयरली करेंगे ना डाटा इंटरप्रिटेशन को, जो मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास से बोलती हुई आ रही हूँ और ये अपनी 62वीं क्लास है, तो वहां से बोला था मैंने कि फेयर फेयर करना, ताकि पिछली जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की वो इसमें यूज हो जाए तो और भी बढ़िया है। ओके, तो 1200 टोटल निकल के आए थे, 22% निकाला 770, बॉयज निकाले थे अभी अभी 430। तो टेनिस में 470 में से 430 अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 340। यही डिफरेंस हमसे पूछा है, तो आंसर आ गया फर्स्ट। ओके, देन आपके सामने सिक्स्थ क्वेश्चन है, तो मतलब वो होता है ना डीआई आपको समझ आ जाए फिर तो बला से टल जाती है। ओके, बाकी क्वेश्चंस भी इजी हैं, पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाएंगे आपके। मेक श्योर आप पीवाईक्यू सारे करके जाएं जितने आपसे हो पाए। कम्युनिकेशन टर्म्स, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये फीचर्स हैं यहाँ पे। तो देखो बॉडी लैंग्वेज है तो नॉन वर्बल है, और नॉन वर्बल का एक ही ऑप्शन है, यानी सी का तो फोर्थ आएगा। ठीक है, अगर सी का फोर्थ आएगा तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि ये दोनों नहीं आएंगे। ओके, देन है इफेक्टिव स्पीकिंग, अगर आप बोल रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका इफेक्टिव वर्बल है तो ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है, बोल रहे हो आप तो ये थर्ड आ गया। आंसर तो आपका यहीं से आ गया टेक्निकली कि आंसर फोर्थ आएगा, बट स्टिल देखो अगर इनसफिशिएंट नॉलेज है तो वो बैरियर का काम करेगा, तो ये सेकंड आ गया। और आपके पास नॉलेज और स्किल्स हैं तो उसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इजी। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व हो जाती हैं चीजें। जैसे दो ऑप्शन देखते ही हमारा सोल्व हो गया था, बट इन दोनों को भी चेक कीजिए कि क्या ये फिट बैठ रही हैं उनके साथ जहां पे ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन पैटर्न ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग का कॉमन पैटर्न कौन सा नहीं है? हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म, कैटेगोरिकल सिलोगिज्म, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन, या फिर प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट। अगर आपको डिडक्टिव इंडक्टिव पता है, जो कि मैंने क्लियरली आपको वीआईपी क्लासेस में समझाया था, आपकी रिवीजन मैराथन में भी अच्छे से आपको लॉजिकल रीजनिंग करवा रखी है, तो भी आपको पता चलेगा कि जब आप प्रिडिक्ट करते हैं यानी आप प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और वो प्रिडिक्शन जो है वो किस बेसिस पे होता है कि आपने कुछ स्पेसिफिक लोगों से डाटा कलेक्ट किया है और अब उसके प्रिडिक्शन के बेसिस पे आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो फॉर श्योर प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो तो डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट नहीं है या पैटर्न नहीं है। सो प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो सम सॉर्ट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग का पैटर्न जो है या उससे एसोसिएटेड आपको नजर आएगा। हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करता है, इसको हम कंडीशनल सिलोगिज्म भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आप जो है जनरल से स्पेसिफिक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका डिडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड होगा। कैटेगोरिकल में भी इसमें बस ये है कि हम 3 कैटेगरीज या 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, देन है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज है उसकी बेसिस पे आप आर्ग्यू कर रहे हो। ठीक है, कि हमें पता है कि आइसक्रीम जो है वो अनहेल्दी है। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो तो ऑर्गेनिक आइसक्रीम भी अनहेल्दी ही रहेगी, क्योंकि उसमें भी हाई लेवल ऑफ फैट, शुगर, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और बहुत कम न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी होती है। तो ये ऑलरेडी हमें पता है उन चीजों के बेसिस पे, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे कि आइसक्रीम अनहेल्दी है, भले ही वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो। तो ये डेफिनेशन यानी जो ऑलरेडी एक सेट चीज है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, उस बेसिस पे आप आर्ग्यू कर रहे हो, यानी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन। तो ये मतलब रहेगा। प्रेडिक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो किस बेसिस, यानी जनरल टू स्पेसिफिक ही जा रहे हो ना, आपको जनरलाइज करके थियरी के बारे में पता है। ओके, दैट इज डिडक्टिव। तो ये बाकी 3 डिडक्टिव से कनेक्टेड है। GIAN, इम्प्रिंट, डिजी लॉकर, स्वैम्प।
इनमें से ऐसा कोई होगा नहीं जो आपने सुन ना रखा हो। चलो और कुछ नहीं तो इम्प्रिंट नहीं सुना होगा, बट मैंने आपको इनिशिएटिव्स करवाए थे आईसीटी की। अगर आपने डिटेल्ड वीडियोस देखी होंगी, डिटेल छोड़ो आपने पीवाईक्यूज भी देखे होंगे, तो भी इम्प्रिंट की फुल फॉर्म भी कई बार आई हुई है। चलो आपको वो भी नहीं पता, ठीक है, आपको स्वयं तो पता है, स्वयं तो वीआईपी क्लास में भी करवाया था। स्वयं में क्या है, उसमें 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन पॉलिसी के, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये तो पता है ना। अगर इतना भी पता है तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है जी, ठीक है, इतने से भी सोल्व हो रहा है, ठीक है। ज्ञान की फुल फॉर्म ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क रहेगा, जो कि एक तरीके से टैलेंट, ये रहा, टैप द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली। डीजी लोकर जो है वो इश्यू करेगा, वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को, सर्टिफिकेट्स को इन अ डिजिटल वे। और इम्प्रिंट की अगर आप बात करेंगे तो ये जो है ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च नॉलेज इनटू वायबल टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी हेल्प करेगा। ये इम्प्रिंट 2 इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बिकॉज इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये था 2005 में जो है इसको क्या किया गया था, राष्ट्रपति भवन से लॉन्च किया गया था। यूनिक इनिशिएटिव एक तरीके से माना जा रहा था। और उसके बाद जो है अब इसको थोड़ा अपग्रेड करके वाइडर स्कोप के लिए इम्प्रिंट 2 बना दिया है हमने। सर्ब जो है डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने प्रपोज, वो क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है। तो सर्ब की फुल फॉर्म तो बता दीजिएगा। ये आपका काम है कि आप इसकी फुल फॉर्म जो है अपने नोट्स में भी ऐड करें और मुझे भी बताएं। ओके, ये देखो सेम तरीके के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस अगर गलत होंगे जो ऑलरेडी बता रखे हैं कि यार ये तो करो, इन में से तो आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी फिक्स्ड है पैटर्न के हिसाब से कि अच्छा यहां से क्वेश्चन आएगा, लॉजिकल रीजनिंग से आएगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आएगा, कॉन्ट्ररी और उससे आएगा। तो जहां जहां से आ रहे हैं क्वेश्चन वो तो आपको आने चाहिए ना कॉन्सेप्ट, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वीआईपी टॉपिक से कवर हो रहे हैं। ओके, तो इन्होंने पूछा है कन्वर्जन, कन्वर्जन आपको आता होगा तो भी आप कर पाओगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, आप कहें तो मैं करके दिखा सकती हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं इस पेपर में चलो करवा देती हूँ, अदरवाइज हर पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तरीका आपको बता रखा है। क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज कराए थे तब भी सोल्व करवा दिया था। उसके अलावा अलग से इसकी स्पेसिफिक वीडियोस भी बना रखी हैं कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे नंबर सिस्टम से किसी भी बेस में, 10 बेस से उस दूसरे बेस में या दूसरे से 10 में। ओके, 16 बेस है जी, ठीक है। 16 बेस में ऑलरेडी नंबर दे रखा है, यहाँ पे 8 बेस में दे रखा है, 7 बेस में दे रखा है, 2 बेस में दे रखा है। जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको जो है रिवर्स मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि हमें जाना है वापस से 10th बेस में। अगर 10th बेस में दे रखा है और हम इन बेसिस में जा रहे हैं तो हम वही इन्हीं से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, 16 का 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, ठीक है। 16 की 0 क्या रहेगी, 1, 16 की 1, 16, 256। अब मेरे पास 2 लेटर्स या 2 डिजिट्स हैं, 9 एंड सी। मैं इधर से लिखना शुरू करूंगी राइट हैंड साइड से, सी और 9। अब मैं सी को डिकोड करूंगी, सी है क्या। जब बेस 16 है तो हम 9 तक जाते हैं और 10 को हम 1 से रिप्रेजेंट कर, ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, यानी 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12 और 16 निम में 144। अब वो 144 को और 12 एकम 12, 12 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1 4 और 1 5 और 1, यानी 156 आ जाएगा जी, ठीक है। सेम तरीका हम 8 बेस में अपनाएंगे, बट 16 की जगह 8 होगा। इट्स लाइक 8 की 0, 8 का 1, 8 का 2, आगे चलती रहेंगी। अगर डिजिट बढ़ गया है तो आपका, तो ये क्या रहेगा, ये 8 1 रहेगा। 8 किसी की पावर 0 है तो 1 रहता है। 8 एकम 8, 8 8 64। वैल्यू क्या है, 233। इधर से लिखना शुरू करो, इसकी मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, यानी 3 एकम 3, 8 दूनी 16, 8 3 24, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128। अब 128, 24 और 3 को प्लस कर दो, क्या आया, 8 9 10 11 12, 12 और 3 13 14 15, 4 और 2 6, नहीं सॉरी 2 और 2 4 और 1 5 और 1 155 आ गया जी, ये है 155, ठीक है। अब है 313, लेकिन बेस क्या है, 7, तो 7 बेस यानी 7 का 0, 7 का 1, 7 का 2। ओके, तो यहां पे क्या आ गया, 1 7 और 49। वैल्यू क्या है, 313, 3 1 3, मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से,
3 एकम 3, 7 एकम 7, 3 नीम 27, 2 4 3 12, 13 14, 147। अब इनको प्लस कर दो, क्या आ गया? 7 और 3 10, 10 और 1 157 आ गया, 157। यहाँ पे क्या है जी? 2 का बेस है, 2 का बेस थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो मैं एक बार ये 16 वाला रब कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका डन, ठीक है। अब 2 के बेस पे भी सेम रहेगा, बट और यूजुअली बहुत लंबा नंबर आपको 2 के बेस पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, इतनी मल्टीप्लाई आपसे नहीं करवाते। सो 2 की 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। सो 2 की 0 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 8, 4 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। फर्दर भी जा सकते हैं अगर नंबर और लंबा हो तो। अब यहाँ राइट हैंड साइड से शुरू हो जाइए। 0 2 4 बार 1 है, 1 1 1 1, देन 0 0 और 1, ठीक है। अगेन सेम ड्रिल, मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले से, जहां 0 है नीचे वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 प्लस 2 एकम 2 4 8 16 और अपना ये 2 0 एंड देन 128। बस इसको जोड़ दो जी। 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो गए? 6 12 13 14, ठीक है ना। 4 और 2 12 13 14, 8 9 10 11 12 13 14, 14 और ये हो गए 30 और ये कितना हो गया अपना 158, ठीक है 158। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग डिसेंडिंग में तो मत कंफ्यूज होना, कम से कम असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग मतलब डाउन जा रही है चीजें। सो डाउन मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर नीचे जाते जाते छोटा छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? डी है, उससे छोटा सी आया है, फिर ए आया है और फिर बी आया है, यानी डी सी ए बी, डी सी ए बी सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 156 55 57 58 आंसर सेकंड। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, दैट्स इट। अगर इसका उल्टा होता कि आपको कोई नंबर जो है वो कन्वर्ट करना है, मान लो बेस 10 में दे रखा है, तो बेस 10 वाले नंबर को आप यहां लिखिए, मान लो 500 है। अब आपको इसको बाइनरी डिजिट में लाना है, यानी 2 बेस में लाना है, तो आप 2 से डिवाइड करना शुरू कीजिए, रिमाइंडर बचेगा उसको यहां लिखिए और इस सीक्वेंस में उसको आप जो है मेंशन कर दीजिए। अगर आपको 16 बेस में लाना है तो 16 से लिखिए, अब 16 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। ओके, What are the advantages of using cloud computing word processing software? तो cloud computing क्यों यूज होता है? ताकि हम डाटा क्लाउड पे स्टोर कर सकें, ताकि हमारे लैपटॉप में या हमारे फोन में जगह बच सके, राइट। सो ये देखिए, द यूजर डजंट हैव टू इंस्टॉल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर। हाँ, जरूरत नहीं है आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की, आप सीधा का सीधा इंटरनेट पे भी चीजें कर सकते हो, ठीक है। द यूजर डजंट हैव टू एलोकेट स्पेस टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन द हार्डवेयर। हाँ, तो स्पेस देने की भी जरूरत नहीं है जब हम उसको इंस्टॉल ही नहीं कर रहे हैं। तो स्टोरेज स्पेस टू सेव द डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड बाय क्लाउड प्रोवाइडर। हाँ, वो आपको स्पेस प्रोवाइड करेगा, आप वहीं पे ही इंटरनेट की हेल्प से ओपन करके एडिट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। इफ द यूजर हैज स्लो इंटरनेट देन ही शी वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। नहीं जी, डाउनलोड करने में तो दिक्कत आएगी, देखो डॉक्यूमेंट्स को, तो वो स्लो अगर इंटरनेट है तो गड़बड़ है, इसका क्लाउड कंप्यूटिंग से लेना देना नहीं, इंटरनेट तो अच्छा होना चाहिए। ओके, तो आंसर आपका ए बी सी हो जाएगा जी। ओके, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ई ट्यूटोरियल कंटेंट वेब सोर्सेज एंड आपका सेल्फ असेसमेंट। मूक के क्वाड्रेंट दे रखे हैं, यूजुअली ये स्वयं के ही क्वाड्रेंट हैं, जो कि एक मूक प्लेटफॉर्म है। ओके, सो हमें पता है ई ट्यूटोरियल पहले वीडियो लेक्चर्स हैं और दूसरे पे जो है हमारा कंटेंट है। तो अगर आपको इतना सा भी आइडिया है तो आपका आंसर यहाँ से 1 आ गया। लेकिन आगे के क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है, क्योंकि क्वाड्रेंट 3 जो है वो टेक्निकली सेल्फ असेसमेंट रहेगा और 4 जो है वो डिस्कशन का रहेगा। ओके, तो आंसर वैसे तो 1 आ गया है हमारा देखा जाए तो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं, कई बार सीरीज में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड तो श्योर है, यही है वीडियो लेक्चर और जो स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल है या ई कंटेंट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। थर्ड जो है वो सेल्फ असेसमेंट दिखा रखा है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो स्वयं की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, एंड फोर्थ पे आपका डिस्कशन, ऑनलाइन डिस्कशन दिखा रखा है।
ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आप क्या चीज को चूज करें। तो देखो यही सेम चीज जो मैंने ऊपर वाली स्लाइड में डाली थी, ये स्वयं की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। तो अगर स्वयं करके पूछा जाए, कॉन्टिन्यूटी में आपसे पूछा जाए, तो आप इन चारों के साथ जाइए, इसी सीक्वेंस के साथ। पहला वीडियो लेक्चर, दूसरा जो स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल है जिसको आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हो, तीसरा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विज, और फोर्थ रहेगा आपका ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट। बट एक यूजीसी की जो है वो डॉक्यूमेंट है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं मूक डेवलपमेंट और डिलीवरी के लिए, उसमें जो चीजें दे रखी हैं उसमें ये 4 क्वाड्रेंट है मूक के लिए स्पेशली, ऑल्दो वहां पर भी स्पेसिफिकली स्वयं ही मेंशन कर रखा है। तो पहला ई ट्यूटोरियल, दूसरा ई कंटेंट, देन तीसरा डिस्कशन फोरम, और फोर्थ जो है वो असेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज जो है वो उल्टी दे दी है इन्होंने, और टेक्निकली ठीक भी हो सकती है कि आप डिस्कस भी कर सकते हो और देन आप असेस करोगे खुद को, राइट। सो वो ठीक है टेक्निकली, बट अगर सिर्फ स्वयं आता है और ये सीक्वेंस आपको नजर आ रही है, तो पहले दो तो चीज तो सेम ही है कि आपका ई ट्यूटोरियल है और कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद वाली चीजों पे अगर आप डिस्कस करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप जो है अगर इन दो से आंसर निकल रहा है तो निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आगे वाली चीज में भी कंफ्यूजन क्रिएट करके आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप अगर सिंपली मूक प्लेटफॉर्म के बारे में पूछते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हो। अदरवाइज स्वयं के लिए आप इसी सीक्वेंस के साथ जाएंगे कि पहले आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, देन डिस्कशन है, ऑनलाइन डिस्कशन, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्योंकि अगर आपको क्लेम भी करना पड़ा तो हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठा के क्लेम करेंगे ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अरेंज द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटीज। ओपन यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी के तो पीछे ही पड़े होते हैं पेपर 1 में, ठीक है। ये चीज कई बार आ चुकी है, और मैंने बोला था कि जितनी पीवाईक्यूज में आई हुई हैं एटलीस्ट वो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना लो जो जो पीवाईक्यूज मैंने करवा रखी हैं, और उनकी याद रख लो कि वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। वहां से भी आपका काम चल जाएगा। तो अगर आपने वो किया होगा तो कहीं ना कहीं आप जो है ये सोल्व कर पाएंगे। ये सारी की सारी जो यशवंत राव चौहान, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए। ओके, तो एटलीस्ट इन यूनिवर्सिटीज के ये ईयर मेंशन कर लीजिए कि कौन से ईयर में कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड सही हो जाएगा, यानी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में। उसके बाद जो है आपकी ये 1989 में यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, देन आपका मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी, बट जो है किसके एक्ट के अंडर, 1991 के एक्ट के अंडर। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। देन आपका आ जाएगा बी, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी यानी 1996 में, और फिर आपका यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1999 में, ठीक है जी। Which what among the following can be claimed of deductive argument correctly? तो deductive argument इनमें से कौन सा हो सकता है? If the premises are true, the conclusion is probably true. एक बेसिक डिफरेंस जो है इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में बता रखा है आपको कि इंडक्टिव में हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, डिडक्टिव में सर्टेनिटी देखते हैं। पहला तो गलत है जी, प्रोबेबिलिटी तो इंडक्टिव में देखेंगे। अगर आपको इतना भी पता होता ना, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीआईपी क्लासेस रिवीजन क्लासेस में करवा रखा है, तो ये देखो ए कट होते ही आपका आंसर ही थर्ड बचा, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर हम श्योरिटी से देखना चाहें, इफ द प्रोमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, ये डिडक्टिव बोल रहा है। इट इज अनलाइकली फॉर द प्रोमाइसेस टू बी ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स। अनलाइकली में भी हम डाउट शो कर रहे हैं, ये बस ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है कि जब प्रीमाइसेस सही हो और कंक्लूजन गलत हो। यहां पे हम बोल रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल द प्रीमाइसेस टू बी ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स, यानी ये चीज तो श्योर है कि प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो सही ही होगा, जैसे बी में बोला, एंड कंक्लूजन जो है वो नेसेसरीली फॉलो करेगा प्रीमाइसेस। तो ये देखो सर्टेनिटी, नेसेसरीली, मस्ट बी ट्रू, इम्पॉसिबल फॉर ऑल द प्रीमाइसेस कि वो सही हो और कंक्लूजन गलत हो, तो ये सर्टेनिटी आपको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में नजर आएगी। 14th क्वेश्चन, सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस with a view to revealing important features about its nature corresponds to which of the following research design? तो सिंगल केस की बात हो रही है जी, ऑब्वियसली केस स्टडी जो है ये हमारा हो जाएगा। अगर सिंगल टाइम डाटा कलेक्शन की बात होती तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता, बार बार डाटा कलेक्शन की बात होती तो क्रॉस सेक्शनल हो जाता। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, ये लाइन तो बहुत बार सुनी होगी अगर आप पढ़ने के या पढ़ाने के फील्ड में हैं तो थोड़ा सा, ठीक है। किसने बोली है ये लाइन? स्वामी विवेकानंद की लाइन है, ओके। देवर्षि नारद इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट कम्युनिकेटर बिकॉज,
तो वही नारायण नारायण, तो वो हमने पहले से बहुत सारे सीरियल्स में और बचपन से देखी हैं चीजें. सो ही ऑलवेज स्पीक्स अगेंस्ट द अदर्स. He reports from the spot, mediates among the parties, and thinks of the betterment of the society. He is not everywhere every time. He is faithful to his Lord. तो कौन सी चीज यहाँ आपको सही नजर आ रही है? तो देखो नारद की बात हो रही है, नारायण नारायण. तो वो पहले कम्युनिकेटर जो है उनको ट्रीट किया, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी का सोच रहे हैं. तो सेकंड ऑप्शन हमारा बेटर है जी. ठीक है. वट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. x अगर 3 है, y अगर 5 है, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. यानी कि प्रीमाइसेस से आपका क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो कि सही है. राइट. तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो गया. तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन एलिमिनेशन नहीं, बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. ठीक है. तो ना यहाँ पे कोई अथॉरिटी या प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है नहीं. सो श्योरिटी के साथ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. अरेंज द डाटा सेट. ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. यूजुअली आपको डेविएशन निकालने को बोला गया है, आज तक कभी देखा भी हो तो. डेविएशन में क्या हो जाता है? मीन में से सिग्मा को माइनस कर दो. दैट इज डेविएशन, यानी मीन कितना डेविएट हो रहा है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन से. स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. अब हमसे पूछ लिया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, भाई ये डायरेक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है क्या? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिख लीजिए आप. मीन डिवाइड बाय हाँ नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100, यानी आपका सिग्मा डिवाइड बाय मीन इंटू 100. ये चीज, ये फॉर्मूला आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रहेगा. इस बार के पेपरों में 2-3 जगह पे ये आया हुआ है, 2-3 बार पूछा गया है. तो हो सकता है अगली बार भी पूछा जाए किसी पेपर में. ओके. तो अब आपको ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स लाइक 12 डिवाइड बाय 50 इंटू 100. तो यानी मैं इन सबको वही 1200, 1000, 1400, 1500 बना दूं. तो उसको डिवाइड कर दो इनके मीन से. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आएंगे. ठीक है. इस फॉर्मूला से जब आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमें साफ समझ आ जाएगा. हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को पूछा है. तो सबसे बड़ा क्या है? ए है. उससे पहले क्या आ जाएगा? 23 वाला यानी सी. उससे पहले 22 यानी डी. और उससे पहले आपका बी यानी BDCA आ जाएगा जी. यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा. ठीक है. सो नई चीज सीखने को मिली है आपको यहां से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिवाइड तो कर ही सकते हैं बेसिक सा. ये क्वेश्चन तो गलत होना नहीं चाहिए. शांति से बैठ के चारों को डिवाइड करेंगे. अगर एक की जगह 2 मिनट भी ले लिया आपने तो भी फॉर श्योर 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे ना कि क्या रहेगा. तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, डिवाइड करके देखना है. जैसे वो होता है ना, बचपन में ऐसे करके डिवाइड करवाते थे, 12, 19, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा. तो वैसे डिवाइड करके देखिए ताकि आपके आंसर गलत होने के चांसेस 0 हो जाएं और ये उत्तर आपका ठीक हो जाए. ये इनका क्या रहेगा देख लीजिए. जब यूजुअली जैसे 6 आ रहा है तो आप सेकंड डिजिट तक तो जाएंगे ही, एटलीस्ट थर्ड डिजिट तक डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो. ओके. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा है. आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा, CADB. ठीक है. सबसे जो है आपको ये 0.6 में तीनों है, उसमें भी ये 4 वाला ज्यादा, देन A वाला, देन आपका D वाला और देन B. ChatGPT is an AI artificial intelligence chatbot developed by Open Artificial Intelligence and was launched in 2022. What does ChatGPT stands for? तो क्या जो है ChatGPT का मतलब रहेगा. तो ये तो काफी न्यूज में था, चैट जीपीटी. तो हाँ, बीइंग अ स्टूडेंट आपको एक बार सर्च करके तो देख लेना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है. तो ये प्री ट्रेन्ड ट्रांसफर की बात हो रही है. चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर. ओके. Where did nuns and monks meditate, debate and discuss with learned for their quest for knowledge? कहाँ पे वो जो है मेडिटेट करेंगे या डिबेट डिस्कशंस करेंगे? तो वो मोनेस्ट्रीज में करेंगे जी. ठीक है. बाकी ऑप्शंस जैसे बासादी और घाटिका ये आपके PYQs में आए हुए हैं और वहां पे हमें साफ साफ इनके बारे में पता चला था कि ये तो लर्निंग सेंटर्स हैं, एक तरीके से यहाँ पे चीजें सीखी जाती हैं. बट जब मेडिटेशन की भी बात आ गई तो मोनेस्ट्री जो है वो आपको ध्यान रखना है. I never teach my pupils
आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशंस इन विच दे कैन लर्न। तो मैं सिर्फ उनको कंडीशंस प्रोवाइड करता हूं कि वो सीख पाएं। ये बात किसने बोली है? ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली है। अगर आगे से ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। Which of the following is concerned with the question whether the measure of a concept truly represent that concept? तो देखो ना यहाँ पे जब वो उसकी जनरलाइजेशन की कोई बात हुई है एक्सटर्नल वैलिडिटी, ना यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी की बात हो रही है कि वर्थ देख रहे हो आप, ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं चीजें जो आपने यूज की हैं, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी का कोई चक्कर ही नहीं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात हो रही है जी, ठीक है। तो ये क्या है? जो कंसर्न है कि जो आपने कॉन्सेप्ट मेजर किया, ट्रूली रिप्रेजेंट दैट कॉन्सेप्ट, तो वो चीज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपको बता देगी। यूजीसी रेगुलेशंस प्लेगरिज्म से रिलेटेड वीआईपी क्लास भी करवाई थी आपको कि क्वेश्चन आता है आजकल, आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। तो ये पूछ रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म के बेसिस पे एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है पीएचडी में वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर उसकी थीसिस में इतनी सिमिलैरिटी मिली तो कैंसिल होता है जी 60% सिमिलैरिटी से ज्यादा अगर मिलती है तो दो ही ऑप्शन है जहां 60% से ज्यादा है, बाकी 60 से कम है। तो इन दो केसेस में, डी और ई के केस में, हम जो है पीएचडी प्रोग्राम उसका कैंसिल किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। देन आपसे पूछा वर्ड है, यूनिक कोड है, तो एबीसीडी वाली बात हो गई। तो प्राइम, साइट, क्वाइट और राइम, तो आप जो है एबीसीडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सारी की सारी। वो 1 2 3 4 नंबर डाल लीजिए और कुछ नहीं तो यहाँ पे ये भी समझ आएगा आपको कि हाँ ठीक है। तो अब जो है आपको ये प्लस करके देखने पड़ेंगे, आपको एक पैटर्न निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी क्या इससे आंसर आ रहा है। और जब आप प्लस करेंगे इन लेटर्स के नंबर, यानी जैसे पी कितने पे आता है, आर कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे 26 तक जाइए। जब आप इनको ऐड करेंगे कि पी की नंबरिंग है 16, आर की है 18, तो इस तरीके से ये 61, 63, 72 एंड 69 ये आपके आंसर हो जाएंगे। और इसको फिर आप मैच कर लीजिए, ये 4th नंबर पे है, देन ये 3 है, देन ये 2 है, देन 1 है। तो 4 3 2 1 यानी आंसर नंबर 3rd हो गया जी। ओके, इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड की ऑब्जेक्टिव्स ये भी करवाया था पीवाईक्यूज में। इजीएस्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी कोई क्या ही देगा। और कुछ याद नहीं है, रियो समिट तो याद है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड था, ठीक है। मान लो आपको कंफ्यूजन हो गया क्योटो मॉन्ट्रियल में कौन ग्लोबल वार्मिंग था, कौन ओजोन था, क्या चक्कर है। रियो तो याद है ना, रियो अगर याद है तो भी 1992 वाला रियो समिट, अर्थ समिट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सारी चीजें थी, ठीक है, जो कि पढ़ा रखी है बेसिक बेसिक। इतना सा भी याद होता तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व होके फर्स्ट आंसर आ रहा था, ठीक है। बाकी आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि करवा रखी हैं, सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। देन आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन से। पेरिस एग्रीमेंट में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो साइनेटरी के लिए रखा था, साइन के लिए रखा था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का दोहा अमेंडमेंट को क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। किगली अमेंडमेंट जो है वो मॉन्ट्रियल से रिलेटेड है, या क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से रिलेटेड है वो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें पीवाईक्यूज के थ्रू आपको वीआईपी क्लासेस में करवा रखी हैं। आइडेंटिफाई द नंबर दैट अकर्स इन द सीरीज, तो अब ये सीरीज दे दीजिए 2 10 नहीं, हाँ 30 68 130। अब कौन सा जो है नंबर यहाँ पे इस सीरीज में रहेगा, तो ये चीजें आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगी कि आप देखें क्या चीज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे पैटर्न रहेगा फर्स्ट का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, देन सेकेंड का क्यूब प्लस 2, थर्ड का क्यूब प्लस 3। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। 4 का क्यूब प्लस 4 आपका 68 आ जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो आपका जो है वो 30 आ जाएगा प्लस 5 करके। अब आगे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 6 का क्यूब करके 6 क्या आ रहा है, 7 का क्यूब करके प्लस 7 करके क्या आ रहा है, 8 का क्यूब करके प्लस 8 करके क्या आ रहा है, 9 का क्यूब करके प्लस 9 करके क्या आ रहा है, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको, 6 का क्यूब करके आप जब कैलकुलेट करोगे तो इट्स लाइक 6 6 36, 36 6 के 216 प्लस 6 कर दिया तो 222 आ गया आपका, ठीक है। ये देखो नंबर 7 7 49, 49 7 343, उसमें 7 प्लस किए तो आपका 350 आ गया, जो यहाँ पे 349 दे रखा है यानी ये नहीं है, ओके। 8 8 64, 64 8 512 एंड देन 8 प्लस किए तो 520 आ गया, ये देखो 520। 9 9 81, 81 9 729। ये आप ये मत सोचना मेरे को याद है, मैंने करके देख रखे हैं साइड में, ओके।
तो ये आपका 738 आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, आपको भी करके देखनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। ओके, तो इसलिए ए सी डी जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाएंगे, ये सही है, बाकी गलत है ये अपना 349। और ये भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है अगर आप देखेंगे तो कि जब यहाँ पे देखो सारे नंबर्स जो है वो इवन नंबर में आ रहे हैं, ये एक ही ओड नंबर है और आपको 3 ऑप्शन तो सिलेक्ट करने ही हैं। ओके, तो इस तरीके का तुक्का भी कई बार चल जाता है। 90% कंज्यूम 810 किलो फूड 27 दिन में। सेम डिट्टो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में हमने सोल्व किया है, बस नंबरिंग अलग दे रखी थी। ठीक है, तो ये वैसा सही रहेगा। 90% कंज्यूम कर रहे हैं 810 किलो फूड 27 दिन में, यानी 810 किलो फूड जो है वो 27 दिन में अगर हो रहा है तो इसकी वो कर दूं डिवाइड, यानी कितने कितने किलो हुआ, 3 9 27, 9 9 81 एंड 3, यानी 30 किलो पर डे लग रहा है। कितने लोगों पे? 90 लोगों पे। तो एक लोग पे कितना लगेगा एक इंसान पे? 30/90, 3 ऊपर कुछ है ही नहीं, 1 ही है, 3 एकम 3, तो ये क्या हो गया 0.339, 3 9। ठीक है, आगे यही चलता रहेगा। हाँ, इतने केजी पर डे पर पर्सन लग रहा है। ठीक है, अब मैं 60 लोगों का निकालना है मुझे। 60 लोग कितना कंज्यूम करेंगे एक दिन में? 90 की बजाय 60 लोगों का पूछा है ना, तो बस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6×18, 6×18 और 1 19, 0 और 4 19 किलो, 19.8। ठीक है ना? हाँ, 19.8 केजी पर डे लग रहा है 60 लोगों के लिए। ठीक है, अब ये 60 लोगों को अगर हम देखें तो अगर 300 किलो गेहूं कब तक, या गेहूं या फूड कब तक जो है कंज्यूम होगा, यानी 300 केजी डिवाइड बाय 19.8 केजी पर डे आ जाएगा। पर डे मतलब ऊपर चला गया दिन। ठीक है, केजी से केजी कैंसिल हो गया। इसको कीजिए, इसको करेंगे तो आपका आंसर 15.1 डे आ जाएगा, यानी 15 दिन ही चलेगा ये राशन तो। ठीक है जी, तो ये सेम क्वेश्चन सेम तरीका हम ऑलरेडी कर चुके थे, बट मैंने स्टिल आपको सोल्व करके बता दिया है। अरेंज द फॉलोइंग थीम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज एमडीजीज करवा रखे हैं। वीआईपी क्लास में भी करवाया था कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, और आपको ये भी बोला था कि इनके गोल नंबर्स याद रख लीजिए। ठीक है, वो गोल नंबर याद करने का तरीका भी बताया था कि ये चार्ट जो है दिमाग में फिट कर लीजिए कि नो पॉवर्टी से हंगर, देन अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, फिर अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, इधर से ये याद रख लो कि क्लीन वाटर, सस्टेनेबल सिटीज, क्लाइमेट एक्शन। तो ये आपको बोला था कि आप इसी सीक्वेंस में ये 5-5 करके, ये 5 याद किए, 5 याद किए, 2 एंड देन 5, तो इस तरीके से याद करोगे तो हो जाएंगे। वही नंबरिंग आपसे यहाँ पूछी गई है। तो देखो जेंडर इक्वालिटी तो 5वें नंबर पे है, 5वां गोल है। देन ये दूसरे नंबर पे है क्योंकि हम पहले पॉवर्टी हटा रहे हैं। ये देखो पहले नो पॉवर्टी है, दूसरे पे नो हंगर है। ठीक है, अगर हम पीस और जस्टिस की बात, क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन तो 4th नंबर पे है ना। क्वालिटी के बाद ही हम जो है इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, देखो 4th पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, अगर चलो इतना भी पता है तो क्या इससे सोल्व हो रहा है? ये तो बेसिक है, पहले 5 ही याद किए हमने इससे। तो 0 हंगर यानी बी, देन आपका ई, देन आपका ए, सो बी ई ए। ये लो जी, ये लो, पहले से पहले 5 से ही सोल्व हो गया। ठीक है, तो अगर आपके 5 7 10 एक भी याद होंगे तो भी आपके क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट? अब आप ये बोलोगे कि मैम क्या रटने बैठी प्राइमरी सेकेंडरी कितने हैं, कौन कौन से? नहीं, बट बेसिक्स तो पता है ना आपको। जब बेसिक सारे पीवाईक्यू सारी चीजें डिस्कस की हैं तब हमने पढ़ा नहीं है बार बार कि ओजोन बन रही है, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कितनी बार बताया है? ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे जो है हमारे एकदम से निकलते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं ये एज इट इज जो है वो निकलते हैं। अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो अगर अच्छे से कंबशन नहीं हुआ तो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, राइट? तो इसलिए O3 यानी ओजोन जो है वो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ये क्रिएट किया जा रहा है। O2 प्लस ये ऑक्सीजन मिलके फिर ये O3 बना रहे हैं। हमने ये पूरा किया भी हुआ है जब ओजोन डिप्लीशन की बात की थी। A takes twice as much time as B to complete the work and C does it in the same time as both A and B together. यानी एक अगर A जो है वो टाइम ले रहे, मान लो A एक काम को कर रहा है T डेज में, ठीक है, B उसी काम को क्या कर रहा है, अगर इसका एक दिन का काम लगा लो वरना 1/T आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा जी,
ठीक कर रही हो ना? हाँ, 2/t आ जाएगा। रीजन बीइंग मैं बताती हूँ, रुको। एक जो है ए जो है उस काम को कर रहा है टी डेज में, बी उस काम को कर रहा है टी बाई हाफ, या ये लिख लो ये 2t 2 टाइम्स में कर रहा है, और सी जो है इन तीनों जितना, इन दोनों जितना, तो यानी t/3। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया कि अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 5 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे इस काम को। ठीक है, यानी 1/t प्लस 2/t प्लस 3/t इज इक्वल टू 1/5। बेसिक t, तीन और दो पांच और एक 6 इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, t की वैल्यू आ गई 30। पूछा क्या है, b कितने दिन में काम करेगा अगर वो अकेला कर रहा है, तो ये b का अकेले का काम है t/2 यानी 30/2 यानी 15 दिन लग जाएंगे उसको काम करने में। ओके, 15 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। देन है लर्निंग स्टाइल, कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमुलेटर, अकोमोडेटर। अगर आपने लर्निंग की थियरीज की हैं और कोल्ब की लर्निंग थियरी की है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो मैंने लर्निंग थियरीज में करवा रखी है अपने हिसाब से, तो आप लोगों ने की नहीं की वो मुझे नहीं पता, तो उसमें हमने ये कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, एसिमुलेटिंग, अकोमोडेटिंग की बात की थी। उनके स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो है वो साइकिल होती है, ऐसे कि अगर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है तो डाइवर्जर रहेगा, यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बेस्ट एट, ये रहा देखो, दे आर बेस्ट एट कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी डाइवर्जर की बात हो रही है। कन्वर्जर की बात करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एसिमुलेटर एंड देन अकोमोडेटर। ठीक है, सो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको कब कहां से समझ आ जाएंगी, पहले तो इसका आंसर थर्ड रहेगा, यहां से समझ आ जाएंगी। पहले ये क्वेश्चन फील, डू, वॉच इस सिचुएशन में आया हुआ है, बट स्टिल अब मतलब पहले आप फील करते हो चीज को, फिर देखते हो, फिर सोचते हो, फिर करते हो, ऐसे ही है। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है तो डाइवर्जिंग, एसिमुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और यहाँ पे जो है आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में चीजें हो रही हैं तो आपका कन्वर्जिंग एंड अदरवाइज अकोमोडेटिंग। तो ये कन्वर्जर हो गए, डाइवर्जर हो गए, एसिमुलेटर हो गए, अकोमोडेटर हो गए। ये कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थियरी है जी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर ग्लोबल स्केल फिनोमिनाज, तो ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से फिनोमिनाज हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे ओजोन लेयर डिप्लीशन है बिल्कुल है, ग्लोबल वार्मिंग भी है। ठीक है, अगर इतना ही पता है और फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, ए बी, ये देखो ए बी, अब सी डी आएगा या सिर्फ डी आएगा, यानी सी लेवल राइज तो इन्होंने खुद ही इंक्लूड कर लिया। अब फॉरेस्ट फायर आएगा या नहीं, तो देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर जहां फॉरेस्ट होगा वहां ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। टेक्निकली जो है वो फॉरेस्ट फायर को हम छोड़ सकते हैं कि वो ग्लोबल स्केल फिनोमिना नहीं है एक तरीके से। तो ए बी डी जो है वो इसका आंसर दे रखा है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन भी किसी एरिया में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो वो क्योंकि आप डिपेंड करता है कि आपका जो है वो किस तरीके की चीज पूछी गई है आपसे। ओके, तो ग्लोबल स्केल फिनोमिना की अगर यहां बात करें ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि अगर आप जस्टिफाई करने पे आए तो फॉरेस्ट फायर, मान लो अमेजन की जंगलों में आग लग गई, उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ेगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन पे भी पड़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, सी लेवल्स भी राइज करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे तो कनेक्ट हो जाएंगी सारी चीजें, फिर तो हम ए बी सी डी ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ग्लोबल स्केल फिनोमिना प्लस इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपका ए बी डी जो है वो जस्टिफाइबल आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, तो इसमें टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कहाँ रिप्रेजेंट हो रही हैं। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज, ये थोड़ी ना टीचिंग होगा। टू प्रोवाइड फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, ओके। टू एन आर्ट टू इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन एनी वे, और टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज, तो ये ई तो श्योर नहीं होगा जी। ठीक है, अगर ई नहीं होगा तो हमारे पास बचा ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, बी भी नहीं होगा तो ए सी डी वाला ऑप्शन ठीक है, अपना आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटीज के बीच में इंटरेक्शन को टीचिंग थोड़ी बोलेंगे। टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक तो बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड है एक तरीके से, तो उनको गाइड करना, उनको ट्रेन करना, उनको फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना, या उनमें नॉलेज इंपार्ट करना किसी भी तरीके से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मेजरमेंट ऑफ
स्केल से रिलेटेड है, ये मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल वगैरह, तो वो हम यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल हमें दे रखी हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। ये एजुकेशन के लिए करवाया था, बट आपकी वीआईपी पेपर 1 की क्लासेस में भी इंक्लूड मैंने इसको कर रखा है वीडियो को, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है फॉर श्योर। ओके, और मैंने वहां पे बिल्कुल कंक्लूड भी कर रखा है कि किस तरीके से जो है आप चीजें कर सकते हो, या किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम्पल्स आए हुए हैं पेपर में। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल। नॉमिनल नाम नाम के लिए है, जैसे हमने कैटेगराइज कर दिया तो मैरिटल स्टेटस। ऑर्डिनल रैंकिंग है, मूवी की रेटिंग। इंटरवल में हम टेम्परेचर या फिर ये जो लोकेशन है वो याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, यानी लोकेशन ऑफ प्लेसेस इन लैटिट्यूड डिग्री। अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड भी है, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर है तो भी कोई टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे भी कोई ना कोई प्लेस, कोई ना कोई जगह आपको देखने को मिलेगी। सो जीरो यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, ट्रू जीरो नहीं है। रेशियो में क्या आ गया जी, डिस्टेंस आ गया, क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो सकता है और रेशियो की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो सारे इंटरवल तक की कैरेक्टरिस्टिक है वो भी, प्लस इसमें एब्सोल्यूट जीरो प्रेजेंट होगा। अगर मैं जीरो डिस्टेंस बोल रही हूं दैट मीन्स वो जगह आ चुकी है, इससे आगे नहीं है कोई चीज। ओके, तो आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। ठीक है। कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन, स्टेटमेंट, प्रेमाइस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट। ध्यान से पढ़ना है, आपको करवा रखा है। स्टेटमेंट किसको बोलेंगे, प्रेमाइस किसको, कंक्लूजन किसको और आर्ग्यूमेंट किसको। ओके, तो देखो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, इंटेंडेड टू प्रूव एंड सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। जैसे मम्मी से बहस होती है, आप कुछ बोलोगे, मम्मी बोलेगी, फिर आप बोलोगे, फिर मम्मी बोलेगी, एंड दैट विल बी फाइनल। ठीक है। सो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो है, जो प्रूव करनी है या सपोर्ट कर रही है दूसरी स्टेटमेंट्स को, वो हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब है सेंटेंस दैट कैन बी व्यूड एज ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स आप किसको देख सकते हो, एक स्टेटमेंट को देख सकते हो। हाँ, लग तो रहा है कि एक स्टेटमेंट को देख सकते हैं। अगर ये सेकंड रहेगा तो बाकी क्या, बाकी वाले फिट बैठ रहे हैं। अ स्टेटमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट इज इंटेंडेड टू बी प्रूव्ड और सपोर्टेड बाय प्रेमाइसेस। और फिर है रीजन वाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो ये रीजन की अगर बात आएगी तो ये प्रेमाइस और जो आपका स्टेटमेंट है एक आर्ग्यूमेंट का, जो कि इंटेंडेड टू बी प्रूव, यानी जिसको हमें प्रूव करना है या प्रीमाइस से वो सपोर्ट होना चाहिए, वो कंक्लूजन रहेगा। आंसर आपका सेकंड। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, यानी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, जिसको प्रूव करना है दैट इज कंक्लूजन। प्रीमाइस क्या हो गया कि वो रीजन जिसकी वजह से आप कंक्लूजन को या दूसरी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करोगे। स्टेटमेंट क्या हो गया, एक सेंटेंस जिसको आप ट्रू और फॉल्स की नजर से देख सकते हो। आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड और इनवैलिड की नजर से देखते हैं, आर्ग्यूमेंट को ट्रू फॉल्स की नजर से नहीं देखते हैं। ओके, राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो देखो, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन, तो सबसे बड़े उस पे लेवल पे इन्होंने प्रॉपर सीक्वेंस पूछी है ना। तो पहले इंट्रापर्सनल यानी आप खुद से बात कर रहे हो, फिर इंटरपर्सनल आप दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, फिर ग्रुप, पब्लिक और आपका मास कम्युनिकेशन। फिर ग्रुप आना चाहिए ना, DEA, फिर ग्रुप। ग्रुप में फिर जब पब्लिक लेवल पे आ गई चीजें तो वो आपस में ही हैं, लाइव हैं। मास कम्युनिकेशन में वन साइडेड कम्युनिकेशन है। सो DEA तो श्योर रहेगा, तो DEABC हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगी। तो यहां से ही समझ आ गई थी हमें डी और ई से। पहले इंट्रा और इंटर, ये तो फॉर श्योर है, आगे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो भी ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा कोई कंफ्यूजन। तो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ आयुष। आपको बोला था सिर्फ आयुष की फुल फॉर्म तो याद कर लो, आयुष की फुल फॉर्म भी याद होगी तो वहां से आप कनेक्ट कर पाओगे। H का मतलब क्या है, होम्योपैथी है। ठीक है, ये सिद्धा है। तो ये दो चीजें भी अगर आपको आइडिया है, यूनानी है यू से, वो यहाँ पे ऑप्शन में ही मेंशन नहीं है, राइट। सो वो चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप कर पाओगे। सो ABD यानी ABD हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ हमने ऑलरेडी कर रखा, आयुर्वेद, योगा, देन नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो सिद्धा और होम्योपैथी से भी सोल्व हो रहा है। मुझे पता है संजीवनी नहीं है कहीं भी, सो ई तो वैसे ही कट आउट हो जाएगा और यहाँ पे ए और डी फॉर श्योर आएगा। सो ए और डी फॉर श्योर है तो बी वाला यानी थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन से और कुछ एक इंफॉर्मेशन से आपकी चीजें सोल्व हो जाएंगी। अरेंज द फॉलोइंग गैसेज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इतनी बार समझाया था कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है और वो ग्लोबल वार्मिंग कितना कर रही है,
ये भी फर्क समझाया था जब क्वेश्चंस करवाए थे। सारी चीजें वीआईपी क्लासेस में कराई थी, प्लस पीवाईक्यूज मिला के तो बिल्कुल एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाती है। तो ये सबसे पहले हम CO2 का रेफरेंस लेके चलते हैं, 1 होता है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, देन हम CH4 लेके चलते हैं, देन हम N2O लेके चलते हैं। ये सीक्वेंस है 4-5 चीजों की। सबसे लास्ट में हम SF6 लेते हैं, 22,000 कुछ है इसका, ठीक है। तो सबसे लास्ट में SF6, सबसे शुरू में CO2, CO2 के बाद CH4 यानी B, आंसर आ गया आपका सेकंड, ठीक है। ये रही आपकी सीक्वेंस। तो एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैसेज हैं जी। CO2 का रेफरेंस हम 1 लेके चलते हैं, CH4, देन N2O, HFCs 23 ये वाली, एंड SF6। तो CFCs का भी इससे तो ऊपर ही रहेगा, बीच में रहेगा यहाँ कहीं, ओके। SF6 जो है उसका हाईएस्ट सा हम मान के चलते हैं। दैट्स इट, ठीक है। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रोसेस, नया क्वेश्चन है। इट्स ओके, एक आधा क्वेश्चन नया होता भी, आपको 50 के 50 तो वैसे भी नहीं आते होते। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आंसर जो है वो डी रहेगा, जोहान्स गुटेनबर्ग। और ये जो अगर आप इसको विलियम कैक्सटोन को लेके चलोगे तो वो फादर ऑफ इंग्लिश प्रिंटिंग भी जाने जाते हैं। तो ये 2 इंफॉर्मेशन यहां से आप याद रखिए। प्रोसेस जो है वो इन्होंने इन्वेंट किया था, बाद में इन्होंने इंग्लिश के फील्ड में बहुत सारी बुक्स चीजें पब्लिकेशंस की थी, तो इसलिए फादर ऑफ इंग्लिश प्रिंटिंग जाना जाता है। हु सेंड्स व्हाट टू whom इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इजी क्वेश्चन है। हमें सिंपल सा पता है कि एक सेंडर होगा, वो सेंडर एक चैनल के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। रिसीवर जो है वहां से एक फीडबैक प्रोवाइड करेगा, और जब तक वो फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर देता सेंडर के पास वापस, तब तक ये प्रोसेस जो है वो एक तरीके से अधूरा माना जाता है, ठीक है, फीडबैक के बिना। तो देखो, चैनल सेंड्स द मैसेज टू सेंडर, नहीं सेंडर भेजेगा ना मैसेज, तो चैनल के तो थ्रू भेजेगा, चैनल थोड़ी भेजेगा, सेंडर भेजेगा। सेंडर सेंड्स द फीडबैक, नहीं, फीडबैक रिसीवर भेजेगा। तो रिसीवर सेंड्स मैसेज टू सेंडर, सेंडर सेंड्स मैसेज टू रिसीवर। बी और डी, बी और डी ऑप्शन में नहीं। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, Who sends what to whom in communication? Channel sends the message to sender. ए तो गलत है जी, ए गलत है, तो बी ओनली या बी एंड सी ओनली, बी ओनली, ठीक है। रिसीवर मैसेज की बजाय रिसीवर फीडबैक भेजता है, ओके, रिस्पॉन्स भेजता है। सो बी है सही, बिल्कुल ठीक बात है। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर फूड, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन आएगा ये, ठीक है, फूड चेन नोन एज। तो फूड चेन, फूड वेब पढ़ा रखे हैं, चीजें बेसिक हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं हम, तो वो ट्रॉपिक लेवल होंगे जी, इजी, ओके। ओके, सम इफ का क्वेश्चन आया हुआ है एमएस एक्सेल में, जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में है वैसा सही है। सम इफ वाला कमांड आपको करवा रखी है। सम इफ यानी आपको सम करना है, अगर A1 से लेके A6 तक कंडीशन क्या है, 100 से ज्यादा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उसमें B1 से B6 को जोड़ दीजिए। यानी A1 से A6, ये A1 से ये है, देन ये A6 है ये वाला, ठीक है। तो ये आपका A6 हो गया। तो इसमें बोल रहे हैं 100 से ज्यादा कौन से हैं, 100 से ज्यादा 130 है, 150 है, 2 ही वैल्यूज हैं। तो इसके सामने जो 1 से B6 तक वैल्यूज उनको जोड़ना है, यानी 20 और 30 को जोड़ना है। उत्तर 50 होना चाहिए, थर्ड आंसर, ठीक है। तो ये कमांड्स करवा रखी हैं जो पीवाईक्यूज में आई हुई है, इंपॉर्टेंट है कि आपको सम करना है। इफ के बाद कंडीशन है कि अगर A1 से A6 वाले पोर्शन में 100 से ज्यादा की वैल्यू है, तो उस पोर्शन के सामने B1 से B6 वाली वैल्यूज को जोड़ दीजिए, ठीक है। वो चीज आपकी C1 में आ जाएगी, ठीक है। In the context of learning, which of the following doesn't represent the self concept? सेल्फ कॉन्सेप्ट को कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता? इट इज वॉट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर्स, ओके। आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग की बात हो रही है दूसरे के प्रति, ओके। इट इज वॉट एन इंडिविजुअल फील्स हाउ अदर्स थिंक एंड परसीव ऑफ हिम और हर। तो ये देख रहे हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इट इज एन अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल अबाउट हिज और हर स्ट्रेंथ्स और हिज और हर वीकनेसेस। तो जब आप अवेयर हैं खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेसेस के लिए, तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ओके। यानी ये तो डजंट में नहीं आएगा। अब ऑप्शन बचे 2। एक में आप सोच रहे हो कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में परसीव कर रहे हैं, और एक में आप फील कर रहे हो कि आप क्या फील कर रहे हो दूसरों के बारे में। तो हमें दूसरों पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने पे फोकस करना है। तो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट में पहली चीज नहीं आएगी। दूसरे ऑप्शन में भी हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट में आएगा, ओके।
देन टर्म एंड कॉन्सेप्ट है जी उपनयन, परामर्श, देन आपका व्याप्ति और पक्षधर्माता। तो ये तो आपको व्याप्ति तो पता हो एटलीस्ट, ये तो करवा रखे हैं। ये तीनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है हमने माइनर टर्म, मिडल टर्म और मेजर टर्म इन सारी चीजों की बात की है, तो ये आपको पता होगा तो फोर्थ आ जाएगा। वीआईपी वीडियोस में करवा रखा है। ये देखो ये स्लाइड थी, मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस, कंक्लूजन। तो जो माइनर टर्म उसको हम पक्ष बोलेंगे, हेतु मिडल टर्म को, साध्य जो है वो अपना, अच्छा हेतु की जगह लिंग भी बोला जाता है कई बार इस मिडल टर्म को, ये बात भी याद रखिए, क्वेश्चन में कई बार हेल्प कर जाता है। ओके सो अगर हम रिलेशनशिप देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ मिडल टर्म इन माइनर टर्म, प्रेजेंस ऑफ मिडल टर्म इन माइनर टर्म, तो उस सिचुएशन को पक्ष धर्माता बोलेंगे। व्याप्ति बोलेंगे जो इनवेरिएबल को रिलेशन है, एसोसिएशन है मिडल टर्म और मेजर टर्म के बीच। ओके और नॉलेज ऑफ पक्ष धर्माता एज क्वालिफाइड बाय व्याप्ति, ये परामर्श हो जाएगा। ये देखो यही चीजें यहां पे मेंशन है। अगर आप देखोगे व्याप्ति की अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवेरिएबल एसोसिएशन किसके बीच में, मिडल और मेजर टर्म के बीच में। ठीक है तो ये फोर्थ हो गया, थर्ड का फोर्थ। फिर आपका आ गया पक्ष धर्माता, जिसमें हमने उन दो के बीच में देखा था, ये वाला अपना क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ, नहीं रुको रुको, डी का सेकंड ना, हाँ इनवेरिएबल कोरिलेशन किसमें, मिडल टर्म और माइनर टर्म में। तो मिडल टर्म माइनर टर्म में है तो पक्ष धर्माता, मिडल टर्म मेजर टर्म में है तो व्याप्ति। और अगर हम इसकी बात करें नॉलेज ऑफ पक्ष धर्माता इज क्वालिफाइड बाय व्याप्ति, तो ये प्रमाशा हो गया। उपनयन जो है वो क्या हो गया अपना, एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस टू द प्रेजेंट केस। ठीक है ये चीजें करवा रखी है, समझा रखी है बहुत अच्छे से। ये स्लाइड भी मैंने वीआईपी क्लास से ही उठाई है। देन आपका है जी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। झारखंड के बारे में ये कॉम्प्रीहेंशन पूरा दे रखा है। झारखंड हैज बिकम अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर विजिटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। क्यों? क्योंकि नेचुरल अट्रैक्शंस है वहां पे, नेचुरल एंडाउमेंट की वजह से। ठीक है आंसर थर्ड हो जाएगा। इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स हैज झारखंड गेन्ड नेशनल इंटरनेशनल रिकग्निशन, इस पैराग्राफ में मेंशन है हॉकी, आर्चरी और आपका क्रिकेट। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्कशॉप्स हैज हेल्प्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, किसके बारे में अवेयरनेस जो है वो फैला रहे हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हेरिटेज बिल्ड करना चाह रहे हैं। आंसर सेकंड। विच सिटी वॉज वंस कंसिडर्ड हब ऑफ एजुकेशन इन झारखंड, तो रांची सिटी को यहाँ मेंशन है। ये सारे के सारे पैराग्राफ के हिसाब से हैं। पैराग्राफ में अगर ये भी लिख रखा है ना कि धरती सूरज के नहीं, सूरज धरती के अराउंड घूमता है, तो उसी को सच मानिए। ये पैराग्राफ ही है सारी सच्चाई आपके लिए। ओके और वो सच्चाई के बेसिस पे आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है तो यहाँ पे रांची है, रांची यहाँ पे आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। Which of the following activity is not included with the state government initiative for enrichment, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो बैम्बू और वुड क्राफ्ट, ट्राइबल पेंटिंग और स्टोन कार्विंग ये मेंशन है, रॉक पेंटिंग मेंशन नहीं है। आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसी के साथ आपकी 62वीं क्लास जो है और 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जी। 22 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो आपका यहाँ पे मैंने सोल्व करवा दिया है। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड शिफ्ट जो होगी इसकी, जो कि एजुकेशन का पेपर था एक तरीके से, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड पेपर 1 डिस्कस करेंगे उसका भी। अगर आपको समझ आ रही हो चीजें, कुछ हेल्पफुल लग रही हो चीजें, तो आप इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। पीवाईक्यू से स्टिक करके रहिए, बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास। अब नोटिफिकेशन चीजें सब कुछ आ चुका है, फॉर्म जिनके बचे हैं वो भर दीजिए। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.